Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational hub of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where our mission is to provide 100% free complete quality education regarding various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, MET, BEd, etc. all over India, especially to those students who couldn't be able to avail these exclusive or expensive courses due to any reason. So, aspirants, you don't need to purchase any study notes or study content. You don't need to go for any offline or online classes. All you need is to subscribe this channel and watch each and every daily uploaded videos, and your purpose of cracking these exams will be fulfilled. So, in UGC preparational series higher education, which is the 10th unit of UGC paper 1, is currently running on this channel, where 90% of this unit has been covered and only 10% is left, and that is the subtopic of policies, governance and administration. So continuing with it, let's start today's video. So this is the policies, governance and administration. This is part 4. तो ये लास्ट सब टॉपिक बचा है हायर एजुकेशन का करने वाला, जबकि सारे के सारे जो है फुल फ्लेज टॉपिक जो है यूनिट जो है हायर एजुकेशन का मैंने करवा दिया है। और पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से हम हायर एजुकेशन ही कर रहे हैं, जिसमें हमने 90% सिलेबस कवर कर लिया और 10% जो है वो रहता है। उसमें भी मैंने जो लास्ट सब टॉपिक है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें 3 पार्ट लॉन्च कर चुकी हूँ लास्ट सब टॉपिक के भी, ठीक है जी। क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो मैं लॉन्च कर चुकी हूँ। पार्ट 1 जो है उसमें मैंने आपको करवाया था टोटल कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में मैंने प्रीएम्बल का करवाया था। पार्ट 3 में कल मैंने करवाया था फंडामेंटल राइट्स, और आज पार्ट 4 लेके आई जिसमें मैं आपको करवाऊंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है जी, एंड सम टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है जी, रिट्स पिटिशंस एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आज हम कवर करेंगे पार्ट 4 में। यूजीसी के पेपर 1 के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ अजर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। और ये जो लीगल सीरीज़ चल रही है, पॉलिटी चल रही है, ये यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन के लिए तो है ही है, प्लस यूजीसी पेपर 2 लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, बिकॉज उनकी जो है पेपर 2 लॉ में, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन भी एज अ पार्ट जो है उसमें सिलेबस में है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो है, लॉ वाले स्टूडेंट्स और यूजीसी पेपर 1 के स्टूडेंट्स, दोनों इसको देख सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू करते हैं, ठीक है जी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, ठीक है जी। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट्स करवाए थे, उसके भी सब आर्टिकल्स करवाए थे, ठीक है जी, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 सारे करवाए थे मैंने। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी फंडामेंटल राइट्स की वो प्लीज़ ज़रूर देखें, ठीक है जी। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। So first duty is to abide by the constitution and to respect ideals of constitution and institutions, the national flag and the national anthem. हमारी ड्यूटी देखो, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स थे हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है जी। वो हम क्या है कोर्ट ऑफ लॉ में जो है उसको स्यू कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारे जो कोई हमें हर्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को जो हमें नहीं दे रहा है या हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन रहा है, उनको हम स्यू कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ये जो ड्यूटीज़ हैं ये हमारी कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो हमें ये मतलब निभानी चाहिए, इट शुड बी, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई बंदा इनको नहीं भी निभाता है तो इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल और स्यूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है जी। अगर सपोज ये फर्स्ट ड्यूटी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये कोई पर्सन नहीं निभा रहा है तो उसको हम स्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। सो चैलेंज नहीं कर सकते उसको कोर्ट ऑफ लॉ में। कोई भी ड्यूटी जो है अगर निभाता नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है हम कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारे जितने भी नेशनल इवन की नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, और जितने भी नेशनल लेवल पे डिफरेंट जो है चिन्ह हैं, ठीक है जी, नेशनल साइंस है, नेशनल एनिमल है हमारा, नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्रूट है, मतलब कोई भी नेशनल चीज़ है, ठीक है जी, उसको हम, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एथिकल ऑब्लिगेशन है कि हम उसको जो है रिस्पेक्ट करें, ठीक है जी, एज एन इंडियन, राइट। सो फर्स्ट ड्यूटी इज़ दिस। सेकेंड इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर इंडियन आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम।
अब हमें पता है कि कितने जद्दोजहद के बाद हमें जो है स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, उनके जो अनुसंधान रहे हैं, उनके नक्शे कदमों पर, जैसे फॉर एग्जांपल गांधीयन वैल्यूज़ हैं, अगर हम एग्जांपल लें, जो गांधी जी की वैल्यूज़ थी, ठीक है जी, कौन सी थी, ये सबको पता है, ठीक है जी, अहिंसा के पुजारी, और वो यही आज भी जो है हमारे देश में उनकी वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स की उनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो किया जाता है। तो ये भी हमारा मॉरल एस्पेक्ट है, हमारी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं कि हम उनके साथ जो है नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स के लिए या देशभक्तों के नक्शे कदमों पे चलें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। आपको जब मैंने प्रीएम्बल करवाया था, प्रीएम्बल का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये जो आपकी ये सीरीज़ चल रही है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, पार्ट 2, ठीक है, उसमें प्रीएम्बल मैंने 100% पूरा डिटेल में कराया था। उसमें ये टर्म्स थी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है जी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में समझाई थी। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ पे ड्यूटीज़ में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये तीनों एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हमने अप होल्ड करके रखना है। उनके ये जो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है और यूनिटी है इंडिया की, ये इसको हमने संजो के रखना है, हमने आपस में नहीं लड़ना है। अगर हम आपस में ही लड़ना शुरू हो गए इंडियंस, ठीक है जी, तो दूसरे देश जो हैं वो हम पे अटैक करके हमारे ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम यूनाइट होकर रहेंगे, यूनिटी बना के रखेंगे, अपनी इंडिया की जो असमत है या इंटेग्रिटी बना के रखेंगे, ठीक है जी, उसकी सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी बना के रखेंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी इवन कि हमारे कोई गलत निगाह से देखेगा भी नहीं हमें। तो ये सब चीज़ें, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है जी। सो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, पूरा सब भाईचारे से रहें। फोर्थ ड्यूटी क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें एज अ ट्रू इंडियन अपनी पेट्रियाटिज़म की जो फीलिंग है उसको हमने हमेशा जगाए रखना है। वी शुड बी पेट्रियाटिक टुवार्ड्स आवर कंट्री एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी आए कि हमें एज अ इंडियन, फॉर एग्जांपल अब सोल्जर्स हैं हमारे, ठीक है जी, सैनिक है, वो तो पूरी सुरक्षा कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमें भी खड़ा होना चाहिए। कोई ऐसी इमरजेंसी अगर क्रिएट हो जाए कि हमें भी अगर खड़ा होना पड़े, तो हम भी उनके साथ जो है अपने देश को बचाने में पूरे की पूरा, हमारी ये मॉरल एथिक्स हैं कि हम भी खड़े हुए। तो यही सब चीज़ें वो कह रहे हैं, रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। जब आपकी ज़रूरत पड़े नेशनल प्रोटेक्शन के लिए, तो हम सब जो है उसके लिए तत्पर रहें हमेशा। ये भी हमारी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood among all the people of India, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। कहने का मतलब हम सारे के सारे एक हार्मोनाइजेशन, एक मतलब बॉन्ड की तरह जो है, सब आपस में भाईचारे की तरह रहें, हम सब में हार्मनी हो, हम सब में कोलैबोरेशन हो, हम सब में एस्पिरिट डी कॉप्स हो, हम सब में टीम स्पिरिट हो, ताकि जो है हमें कोई भी अलग ना कर सके। और इवन कि हम अलग थोड़े से हैं, बिकॉज लैंग्वेज के मामले में कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई कन्नड़ है, कोई है ना, ठीक है, डाइवर्सिटी है इंडिया में भाषाओं के बेस पे, क्लोथ्स के बेस पे, ठीक है जी, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर के बेस पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड जो है ये कल्चर्स हैं। फिर भी हमने जो है एक यूनिफाइड मैनर में, हार्मनी में रहना है, ताकि हम जो हैं हर तरह की चैलेंज को जो इंडिया के ऊपर आए, अपने नेशन के ऊपर आए, हर तरह के चैलेंज को जो है वो उससे प्रोटेक्ट कर पाएँ इंडिया को। और इवन कि हमने अपने जो वुमेन एम्पावरमेंट है, हमारी जो विमेंस हैं, उनको भी हमने साथ लेके चलना है, ठीक है जी। सो उनकी भी डिग्निटी बनाए रखनी है, विमेंस की भी। सो इट शुड लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। ये सारी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्स्थ क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमें अपने कंपोजिट कल्चर की जो हेरिटेज है, जो वैल्यू है, जो एनरिचमेंट है, जो उसको सबको प्रिजर्व करके रखना है, संजो के रखना है, जनरेशन टू जनरेशन अपने कल्चरल वैल्यूज़ को
ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसमिट करना है। ये नहीं कि आज हमारे पास नॉलेज है तो हम अपनी जनरेशन को आगे समझाएं ही ना, चाहे वो समझना चाहें चाहे वो ना समझना चाहें, लेकिन हमें उनको उनको इंटरेस्टिंग वे से अपना जो कल्चर है, अपनी हेरिटेज है, अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ की धरोहर है, उनको भी बतानी है, ताकि वो अपने आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन करते रहें और हमारी जो इंडिया का कल्चरल वैल्यूज़ की जो प्रिजर्वेशन है वो बनी रहे। ठीक है जी, ये भी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या है? टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये सारी चीज़ें भी हमने प्रोटेक्ट करके रखनी है, इनको गंदा नहीं करना, पॉल्यूटेड नहीं करना, इनको डिग्रेड नहीं करना है। ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी हमने प्रॉपर जो है यूटिलाइज़ करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। ठीक है जी, रिसोर्सेज को हम खुद के लिए भी यूज़ कर पाएँ और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी जो है सिक्योर करके रख पाएँ। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कहने का मतलब कि हमारा जो टेम्पर है, हमारा जो सोचने समझने की जो शक्ति है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की जो पावर है, हमारी माइंड एबिलिटी है, ठीक है जी, थिंकिंग एबिलिटी है, वो साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो। ठीक है जी, ताकि हम हर एक चीज़ को सोच समझ के जो है अपना कदम उठाएं। ठीक है जी, हर एक चीज़ को एनालाइज करें, उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट जो है उसमें लेके आएँ। ठीक है जी। सो ये साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करना चाहिए सबको अपने माइंड्स में, और सब जो है अपने माइंड्स को एक बहुत ही क्रिएटिव जोन में बना के रखेंगे, ताकि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब कहते हैं ना कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सब अपने सजेशंस दें, आइडियाज़ दें, तो सबको ही उसमें लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंडिया में कोई इवन की कितने सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, अब चाइना जो है वो हमारे ऊपर भारी हो रहा है, कितने सैनिक मार दिए चाइना ने हमारे। ठीक है जी, हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे हमारा साइंटिफिक टेम्पर क्या कहता है कि सारे को, सब इंडियंस को यूनाइट होके चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए। ये साइंटिफिक टेम्पर की एग्जांपल दे रही हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हो रही हैं, पहले चाइना हमारा जो कुछ इतना नहीं करता था, लेकिन आजकल चाइना हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हुआ। तो हमारा ये साइंटिफिक टेम्पर कहता है कि जिस रेवेन्यू हम उनको जनरेट करके दे रहे हैं उनकी प्रोडक्ट्स लेकर, उनकी सर्विसेज लेकर, वो रेवेन्यूज़ हम ना जनरेट करके दें, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज से बायकॉट करें, ताकि वो हमसे रेवेन्यू लेकर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कभी भी ना करें। तो ये साइंटिफिक टेम्पर सबको जो है डेवलप करना चाहिए, ये भी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट चलते हैं, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है जी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे नेशनल गार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, पार्क्स हैं, पब्लिक प्रोविजंस हैं, सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने गंदा नहीं करना है। ठीक है जी, उनको प्रॉपर हमने अपने घर की तरह ही साफ़ करके रखना है, एंड वायलेंस के अगेंस्ट हमेशा जो है खड़े रहना है, वायलेंस नहीं करनी है। ठीक है जी, ये भी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट में क्या है? टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। कि हमने क्या करना है, हर सफ़ेयर ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरी सफ़ेयर ऑफ लाइफ में हमने जो है एज अ नेशनलिस्ट या एज अ ट्रू इंडियन जो है कॉन्स्टेंटली अपने राइज करना है, अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है कंट्री को। चाहे सोल्जर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करें, लेकिन हम सोल्जर्स नहीं हैं, लेकिन हम एक आम इंसान, एक नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। हमने इस तरह से डेवलपमेंट करनी है ताकि हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी कंट्री की डेवलपमेंट भी हो, पर जो है नेशनल कैपिटल बढ़े, नेशनल इवन जीडीपी बढ़े, और जो है नेशनल इनकम बढ़े, और उससे जो है नेशनल डेवलपमेंट में हमने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। तो ये भी जो है ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने डिस्कस कर ली। तो ये 1 बाय 1 इस पे क्वेश्चन ऐसे आता होता है कि हाँ जी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल उसने आपको 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जांपल इसमें से कौन सी वाली फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी वाली नहीं है, तो आपको स्क्रूटनाइज करना है। या तो चारों होंगी, या उन 4 में से 3 होंगी, या चारों में से 1 होगी, 3 नहीं होंगी। इस तरह से कोड्स बने हुए आते हैं। तो आपको ये 10 की 10 हैं अपने माइंड में रखनी है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं। ठीक है जी, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं रिट्स। रिट्स क्या हैं? ये ऐसे इस तरह से जो हैं ये एक ऑर्डर्स होते हैं जब कोई फंडामेंटल राइट्स का जो है तिरस्कार करता है, उसकी उल्लंघना करता है, और जिसके साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते उसको, वो रिट लगा सकता है, वो एक चैलेंज कर सकता है अपने हक को वापस लेने के लिए। ठीक है जी, तो रिट ये है। रिट इज़ व्हाट? रिट्स आर रिटन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट
of India to provide constitutional remedies in order to protect the fundamental rights of citizens from a violation. जैसे मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं अपनी रिट लेके, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट द रिट्स इन इंडिया। इंडियन रिट्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेके के आई हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 32 ऑल्सो एम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑथोराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। सुप्रीम कोर्ट की पावर तो है ही है, लेकिन आर्टिकल 32 सुप्रीम पावर के साथ साथ पार्लियामेंट को भी जो है ये एक राइट देता है टू इशू द रिट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू द रिट्स, ठीक है जी। 1950 से पहले इन तीनों को ही रिट्स इशू करने की अथॉरिटी थी, लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सबको है, ठीक है जी। कोई भी उल्लंघना करता है फंडामेंटल राइट्स की तो सबको है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 226 एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स, ठीक है जी। आजकल ये करंट फैक्ट्स हैं, जो करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं रिगार्डिंग दी रिट्स इन इंडियन सिस्टम, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। आर्टिकल कौन सा, 226 एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, पार्लियामेंट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स। जो हमारा इंडियन रिट सिस्टम है, ये कहाँ से हमने उसका आइडिया लिया है, कहाँ से बोरो किया है, इंग्लिश लॉ से, ब्रिटिशर लॉ से, जिसमें ये जो रिट का सिस्टम है, क्या नाम था उसमें, इंग्लिश लॉ में रिट्स को क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स। इंग्लिश लॉ में रिट्स को क्या बोलते हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स। तो वहाँ से हमने ये जो आइडिया है बोरो किया है, ठीक है जी। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए आगे देखते हैं। सो रिट पटिशन क्या है, व्हाट इज़ अ रिट पटिशन? अ रिट पटिशन इज एसेंशियली अ कोर्ट पटिशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यू आस्किंग अ कोर्ट टू इंटरवीन इन द लोअर कोर्ट्स डिसीजन। कि अगर कोई लोअर कोर्ट, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में कोई फंडामेंटल राइट किसी का जो है छीना गया है, वो हाई कोर्ट में अपील करता है, ठीक है जी, रिट लगाता है, लेकिन हाई कोर्ट उसको खारिज कर देती है या उसकी नहीं सुनती है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन करता है लोअर कोर्ट्स के डिसीजन में कि आपने किस तरह से डिसीजन दे दिया। तो मतलब ये सारी जो है रिट पटिशन का ये सबब है। अंडर द इंडियन लीगल सिस्टम जुरिस्डिक्शन टू इशू प्रेरोगेटिव रिट्स इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे पीक पे है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। एंड टू द हाई कोर्ट्स ऑफ जुडिकेचर ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू रिट्स आर सेट फोर्थ इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, ठीक है जी। सो ये अथॉरिटी, सबसे पीक अथॉरिटी किसके पास है, रिट्स की, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। उस साथ साथ में हाई कोर्ट के पास भी अब आ चुकी है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं रिट्स की पटिशन लगाने की। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ रिट्स, किन तरह की जो है रिट्स, किस टाइप ऑफ रिट्स जो हैं वो लगती हैं। 5 तरह की होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स और रिट्स। 5 तरह की होती हैं टाइप्स ऑफ रिट्स, हैबियस कॉर्पस, सेंटेरोराए, प्रोहिबिशन, मैंडमस, क्यूबरेंटो, राइट। सो ये हम मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ बहुत ही रेयर इसमें से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको आप स्किप करना चाहते हैं, इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कवर किया, ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया, थोड़ा कवर किया। ये 5 तरह की जो रिट्स हैं इनमें मैंने थोड़ा सा कवर किया, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले कहते हैं हैबियस कॉर्पस। सो इट इज़ अ रिट दैट इज़ एनफोर्स्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर जैसे लॉ ऑफ लिबर्टी, हमने लॉ ऑफ फ्रीडम पढ़ा था, उसकी कोई उल्लंघना करता है तो ये रिट लगती है कौन सी, हैबियस कॉर्पस की, ठीक है जी। सो दिस रिट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिशियल टू डिलीवर अ detained person in front of the court and provide valid reasons for the detention. However, this writ cannot be issued in case that proceeding is for contempt of a legislature or a court. कहने का मतलब अगर कोई भी पर्सन जो है वो पकड़ा जाता है कि कोई किसी को डिच कर रहा है या फंडामेंटल राइट उसका छीन रहा है या उसकी हक की कमाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब उसके साथ कुछ ऐसे कर रहा है बात, तो उसको अगर पकड़ते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करते हैं, हैबियस कॉर्पस प्रेजेंट करके उस ऐसे बस उसको पकड़ना उसको कल्प्रिट साबित नहीं करता। किसी को भी पकड़ के ले आना कि ये कल्प्रिट है या ये इसने ये जो है फंडामेंटल राइट को जो वायलेट किया है,
ये साबित नहीं करता कि उसने वाकई वायलेट किया जब तक प्रॉपर पुख्ता एविडेंसेस और प्रूफ उसके अगेंस्ट मतलब उसके रिगार्डिंग ना हो। ठीक है जी। तो इन फॉर प्रेजेंटिंग दैट पर्सन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ईच एंड एवरी एविडेंस शुड बी presented along with that person that yes he is the culprit with the proper proofs and evidences। ये हैबियस कॉर्पस का जो है रिट कहता है। ठीक है जी। सिर्फ उसको पकड़ के पेश कर देने से वो मुजरिम साबित नहीं होता जब तक वो प्रॉपर एविडेंसेस के थ्रू जो है मुजरिम साबित नहीं हो जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोराय। तो ये जो रिट है दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ रिट। इसमें क्या है, रिट ऑफ सेंट्रोराय इज इशूड टू अ लोअर कोर्ट directing that the transfer of a case for review usually with the intention of overruling the judgment of the lower court। ऐसा कोई डिसीजन जो है लोअर कोर्ट नहीं ले पाती है, ठीक है जी, या कोई भी ऐसा केस है जो लोअर कोर्ट हैंडल नहीं कर पाती है, उसको जो है रिट ऑफ सेंट्रोरारी का मतलब है कि ये जो अपर कोर्ट है, ठीक है जी, लोअर कोर्ट को ये निर्देश देती है कि आप जो भी आपके पास केस आया है अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा है या आपने गलत डिसीजन दिया है उस केस में तो आप मुझे ट्रांसफ़र करें और मैं उसको हैंडल करता हूँ। ठीक है जी। सो द सुप्रीम कोर्ट इशूज़ द रिट ऑफ सेंट्रोराय इन द केस ऑफ डिसीजन पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज चैलेंज्ड बाय द पार्टी। अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और सुप्रीम कोर्ट ये लोअर कोर्ट को, ठीक है जी, आदेश दे सकता है कि वो जो केस मेरे को ट्रांसफ़र करो और मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या केस है क्या नहीं। ठीक है जी। सो वो प्रॉपर उसको एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इट इज़ इशूड इन केस द हायर कोर्ट फाइंड्स इट्स अ मैटर ऑफ ओवर जुरिस्डिक्शन एंड लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये तब जो है सेंट्रोराय की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को पेश देता है, ठीक है जी, आदेश देता है जब उसको लगे कि लोअर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा जाकर या जुरिस्डिक्शन से कम जाकर जो है निर्देश दिया है या फैसला सुनाया है किसी भी केस का। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोहिबिशन। थर्ड नंबर पे प्रोहिबिशन आती है। प्रोहिबिशन इज अ रिट इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू एनफोर्स इनएक्टिविटी इन द जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये भी प्रोहिबिशन भी कहीं ना कहीं जो है सेंट्रोरारी से जो है मैच कर रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रोहिबिशन इज़ द एक्सटेंशन, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द रिट ऑफ सेंट्रोराय। ठीक है जी। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज समथिंग एक्सटेंशन इन द रिट ऑफ सेंट्रोराय। ये भी जो है हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को देती है एंड इट हैपन्स ओनली इन द केस ऑफ हायर कोर्ट इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट द केस फॉल्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट। ये तब देती है हायर कोर्ट जब उसको ये लगे कि जो केस लोअर कोर्ट को दिया जा रहा है या लोअर कोर्ट के पास आया है उसका दायरा नहीं है उस केस को हैंडल करने का, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन का मतलब है उसकी कैपेसिटी, उसका दायरा, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको सॉल्व करने की, तो वो कहता है कि मेरे को दे दो ये केस, ट्रांसफ़र मुझे कर दो। ठीक है जी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। तो ये जो है प्रोहिबिशन का रिट है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ रिट जो है मैंडमस। मैंडमस की रिट का कहता है इट इज़ इशूड टू अ सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है जी। सबॉर्डिनेट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट, एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और अ कॉरपोरेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टन एक्ट्स और ड्यूटीज़। ठीक है जी। ये मैंडमस क्या कहता है, ये जो रिट है ये किस किस को इशू की जाती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट को, ऑफिसर ऑफ द किसी भी ऑफिसर, गवर्नमेंट के ऑफिसर को, और अ कॉरपोरेशन या किसी भी कंपनी को, कॉरपोरेशन को, और अदर इंस्टीट्यूशन कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड ड्यूटीज़। कि जब कोई अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाता है, कोई भी, जैसे कोई पर्सन है, कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके अगेंस्ट जो है ये रिट जो है वो प्रेजेंट की जाती है। अनलाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। हाँ, हैबियस कॉर्पस जैसा है, ठीक है जी, उसके जैसा नहीं है मैंडमस, बिकॉज मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। किसी एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, पब्लिक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके अगेंस्ट होता है। द रिट ऑफ मैंडमस कैन बी यूज्ड टू ऑर्डर द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क और इन अदर केसेस में रिक्वायर एन एक्टिविटी टू बी सीज्ड। अब जैसे कि किसी ने अपनी
फॉर एग्जांपल ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है, या ड्यूटी में कोई करप्शन कर दी है, मिसकंडक्ट कर दिया है, या परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं की है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, तो उसके खिलाफ जो है ये रिट जो है मैंडेबस की जाती है, ताकि उसको प्रॉपर देख सके कि उसने कहाँ गलती की है और कहाँ उसका केस जो है वो बनता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में, क्यू वारंटो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्यू वारंटो पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। ये जो रिट्स हैं ये यूजीसी पेपर 2 लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जो है यूज़फुल हैं, उनका तो खैर ये सब्जेक्ट ही है। सो क्यू वारंटो इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स और usurps a public office through this writ the court inquires by what authority the person supports his or her claim। by what authority, ये इसका एक तकिया कलाम आप कह लो कि जहाँ पे क्यू वारंटो हो वहाँ पे अथॉरिटी का क्वेश्चन अराइज होता है। जहाँ पे क्यू वारंटो की रिट हो वहाँ पे बाय व्हाट अथॉरिटी जो है ये सिनोनिम है इसका। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है इस रिट का, मैं आपको आगे समझाती हूँ। Quo warranto is not available to decide whether an official has committed misconduct in the office. A person who commits misconduct in a public office may be penalized or even removed from office, but quo warranto is not the proper forum for these cases. Those processes are available for that. Other processes are available for that person. The term quo warranto pronounced as a quo warranto is Latin for by what authority, as in by what authority does this person hold this office. By what authority does this person hold this office? The term quo warranto is still used today even though the phrase no longer appears in the statutes। कहने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। अब जैसे कि अब उसने साफ साफ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा था स्क्रीन के ऊपर कि ये किसी के जैसे फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई एंटिटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसके मिसकंडक्ट के ऊपर ये नहीं जाती। ठीक है जी। किसी ने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया, मिसकंडक्ट किया है या करप्शन किया है, उसके ऊपर क्यू वारंटो नहीं लगती। किसके ऊपर क्यू वारंटो लगती है? अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट जॉब में आया है लेकिन उसने झूठ बोल करके जो है वो गवर्नमेंट जॉब हासिल की है। फॉर एग्जांपल जैसे कि काउंसलर है किसी भी एरिया का, एक जैसे एरिया प्रधान होते हैं ना, काउंसलर होता है, किसी भी एरिया का काउंसलर होता है। अब उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो उसका मतलब क्वालिफिकेशन इतना मैटर नहीं करता काउंसलर बनने के लिए। उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी इनकम, उसकी जो है उसकी फैमिली में क्या क्या है इनकम है, और उसकी जैसे फॉर एग्जांपल क्या उसने इसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा था पहले। ऐसी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं जो उसको फुलफ़िल करनी पड़ती है काउंसलर के इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है जी। पहले तो उसने कह दिया कि मेरे खिलाफ कोई केस भी नहीं चल रहा है, मेरा क्लीन रिकॉर्ड है, मेरे घर में इतने मेंबर्स हैं, मेरी इतनी इनकम है एंड सो ऑन। उसने फॉर्म भर के दे दिया और उसने अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल करके दे दिया और वो काउंसलर बन भी गया। ठीक है जी। उसके काउंसलर बनने के बाद अगर कोई ये चैलेंज करे उसकी अथॉरिटी को कि ये जो है इसने नकली या इवन की कोई फेक जो है आपको रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, जो इसने फॉर्म भरा है, ये इसके खिलाफ तो कितने केसेस चल रहे हैं, तो क्रिमिनल है। ठीक है। इसके खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं, इसका क्लीन रिकॉर्ड नहीं है, इसने ये जो है ये घपले किए हैं या इस तरह से, तो ये किसका केस बनता है? क्यू वारंटो का। कि मतलब जब उसने जॉब लेनी थी या अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना था, ठीक है, तब तो वो किसी भी हद तक जाके या नकली इन्फॉर्मेशन देके वो एज अथॉरिटी बन गया, लेकिन उसके बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस गलत उसने भर के दी होती हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्यू वारंटो में कि किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर या मिसकंडक्ट के ऊपर ये चीज़ नहीं बनती, रिट नहीं बनती, लेकिन किसी भी एंटिटी के एलिजिबिलिटी कंडीशंस गलत फुलफ़िल करने के ऊपर या फिर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर ये क्यू वारंटो की रिट जो है वो लगती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, हम लास्ट में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हमने पहले क्या किया कल? फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आज क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर क्या की? रिट्स। फिर अब क्या कर रहे हैं? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। जैसे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट्स हैं, ठीक है जी, रिट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऐसे ही द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है। ठीक है जी। होता क्या है?
It's the guidelines or the principles given to the central and the state governments of India to be kept in mind while framing the laws and policies. मतलब ये एक तरह की कह सकते हो गाइडलाइंस हैं, ये एक तरह की रिकमेंडेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, जबकि इनको कब फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को, तब जब वो कंट्री के लिए लॉ या पॉलिसीज फ्रेम आउट कर रही हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए, किनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को मद्देनज़र, इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए ही उनको जो है लॉ या फिर पॉलिसीज प्रोसीजर्स गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। ठीक है जी। सो प्रिंसिपल्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड रिलेट टू सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। कहने का मतलब है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। आपको मैंने बताया था हर एक का बेस है। जो हमारा फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से बोरो किया गया, यूएसए से। ठीक है जी। और जो हमारी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ये कह रहा है कि हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं। ठीक है। आयरलैंड के जो उनका था प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको हमने थोड़ा सा उसका बेस लेके हमने अपनी ये चीज़ बना ली है। सो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरलैंड। ठीक है जी। रिगार्डिंग टू द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन क्या है और ये, हाँ जी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दर्ज है। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आता होता कि हाँ जी, जो फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया, हाँ जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, 4th पार्ट में है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कौन से पार्ट में हैं, वो 3rd पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है जी। तो ये सब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपने ये भी याद रखना कि कौन से पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4। अब थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये फ्रेम आउट हुआ। इट्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एम्बेडेड in part 4 are itself an unique feature of our constitution. ठीक है जी। Besides the precedent of the Irish constitution, the basic inspiration for DPSP chapter came from the concept of welfare state. ठीक है जी। कि मतलब इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया ज़रूर बोरो किया है स्टेट प्रिंसिपल्स का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, लेकिन साथ साथ में इसका मेन मकसद भी क्या है, पूरे स्टेट का वेलफेयर। स्टेट यहाँ पे इंडिया को कहा जा रहा है, नेशन को कहा जा रहा है, पूरी कंट्री को कहा जा रहा है। पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई थी। और केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 SC 146। और ये स्टेट वेलफेयर का जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है केशवानंदा भारती केस हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते ये बेस बना था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का बेस क्या है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। ठीक है जी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मैनिफेस्टो फॉर सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द सोशल इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है जी। सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं ये। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बर्ड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले बता दिया। द makers of the Constitution of India were influenced by the Irish nationalist movement. Hence, the directive principles of the Indian Constitution have been greatly influenced by directive principles of the state policy. The idea of such policies can be traced to be Declaration of the Rights of Man proclaimed by revolutionary France and the Declaration of Independence by the American colonies. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये इस तरह से जो आइडिया है ऑफ सच पॉलिसीज़, कौन सी पॉलिसीज़, कि पूरा वेलफेयर कैसे किया जाए, पूरे स्टेट का मतलब पूरे इंडिया का वेलफेयर। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये डायरेक्टिव पॉलिसीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए बनी हैं। किसका वेलफेयर, पूरे इंडिया का वेलफेयर के लिए गाइडलाइंस इशू की गई हैं। और ये पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, जिसको कि हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और बेसिकली इनका पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेदर इट्स सोशल वेलफेयर, वेदर इट्स इकोनॉमिक वेलफेयर, वेदर इट्स पॉलिटिकल वेलफेयर, एवरी टाइप ऑफ वेलफेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। एज मैंशनड अर्लियर, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स which are granted by the Constitution of India, directive principles do not have a legal sanction and cannot be enforced in the court of law.
ठीक है जी. However, the state is making every effort to implement the directive principles is in as many sectors as possible. The noteworthy implementation is the 86th Constitutional Amendment of 2002, which inserted a new Article 21A, making free education for children below the age of 14 compulsory. Prevention of Atrocities Act, safeguarding the interest of SC and ST, several land reforms acts, minimum wages act are the few other examples of the implementation of the directive principles. Based on the guidelines of the directive principles, the Indian Army has participated in 37th UN peacekeeping operations. ये सारा का सारा देखिए, ये आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस हैं. सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये दे हैव नो लीगल सैंक्शन. कहने का मतलब है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू कर सकते हैं, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है जी. अगर ये गाइडलाइंस कोई नहीं भी निभाता है, गाइडलाइंस कोई नहीं भी फॉलो करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है जी. ये कह रहा है. सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को हम जो है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ होती है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं होती है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं होती है इन केस अगर इनको ना निभाया जाए तो. ठीक है, वो यही कह रहा है. और लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी जहाँ पे कोर्ट की इंटरवेंशन है, कुछ हद तक कोर्ट का हस्तक्षेप है. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले 21A आर्टिकल, जहाँ पे फ्री एजुकेशन की बात होती है. दूसरा क्या है? जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, जहाँ पे सेफ गार्डिंग ऑफ द माइनॉरिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ SC ST जो है, इस केस में जो है कोर्ट इंटरवीन करता है कुछ केसेस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मामले में, लैंड रिफॉर्म्स के मामले में, मिनिमम वेजेस एक्ट के मामले में. ये सम फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कुछ हद तक, पूरी नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है वो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है. अदरवाइज जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द लॉ. वो ये कह रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DPSP. क्या क्या इसके फीचर्स हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच सिटीजन्स कैन लीड अ गुड लाइफ. ये गाइडलाइंस हैं हमारे अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, मैंने आपको पहले बता दिया. दे कैन ऑल्सो एम टू एस्टाब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू अ वेलफेयर ऑफ स्टेट. If laws are made to give effect to directive principles and over fundamental rights, ये ध्यान से सुनिएगा. If laws are made to give effect to the directive principles over the fundamental rights, they shall not be invalid on the grounds that they take away the fundamental राइट्स. फंडामेंटल राइट्स और इसमें कंपैरिजन हो, तो इसमें ये नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को जो है वो नीचा दिखा करके इनको बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है. उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल. ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स ऑफ द पीपल. नॉन जस्टिशिएबल का मतलब लीगली क्या है यहाँ पे कि इनको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इनको स्यू नहीं कर सकते. मैंने आपको पहले बता दिया. उसकी लीगल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं, ये लीगल जार्गन की टर्मिनोलॉजी है कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, they are non justiciable, they cannot be sued or challenged in the court of law. ठीक है जी. तो ये कह रहा है इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, इफ द DPSPs एम एट प्रोमोटिंग लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, द कोर्ट शेल हैव टू अपहोल्ड द केस इन फेवर ऑफ DPSP. अब यहाँ पे ऐसे DPSPs जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो कब मिलती है, जब उनका ऐसे कुछ हैं गाइडलाइंस या इस तरह से जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करें. जब फंडामेंटल राइट और उसमें एक जैसे कंट्राडिक्टरी हो, फंडामेंटल राइट्स और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्ट्राडिक्टरी हों, और उस केस में पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़्यादा वेलफेयर कर रहे हैं सोसाइटी का, तो कोर्ट उनको सुनेगी, ना कि फंडामेंटल राइट्स को. ये कह रहा है. ठीक है जी. सो तब वहाँ पे उसकी अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है जी. तो ऐसे है. सो नेक्स्ट चलते हैं. कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. 3 तरह की कैटेगरीज है. ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आया हुआ है. कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल 3 तरह की हैं: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल. सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स
गांधीयन डायरेक्टिव्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स क्या क्या हैं सोशलिस्ट में? दिस पार्ट कंटेन्स द डायरेक्टिव्स फॉर सिक्योरिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूथ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एजुकेशन एक्सेट्रा। सोशलिस्ट डायरेक्टिव में जो फर्स्ट पार्ट है, सोशलिस्ट डायरेक्टिव क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल वर्क एंड इक्वल रिसोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है। नेक्स्ट क्या है? गांधीयन पॉइंट ऑफ व्यू, गांधीयन डायरेक्टिव्स ये क्या कहता है? अंडर दीज डायरेक्टिव्स आर द गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड काउ स्लॉटर, secure living wage, decent standard of life, and to promote cottage industries, to provide free and compulsory education to all children up to 14 years of age। ये different क्राइटेरियंस गांधीयन डायरेक्टिव्स के जो हैं अंडर जो है वो कवर्ड हैं। कौन कौन से डिफरेंट मैंने आपको पढ़ के बताए हैं कि ये फॉर एग्जांपल पंचायती राज है, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स हैं, ठीक है जी, काउ स्लॉटर है, वेज क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्राइटेरिया है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का क्राइटेरिया है, कंपल्सरी एजुकेशन का क्राइटेरिया, ये सारे के सारे जो है गांधीयन डायरेक्टिव के अंडर जो है वो दर्ज हैं। और लास्ट में कौन सी टाइप आती है इसकी? लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स। इन दिस सेक्शन देयर आर गाइडलाइंस फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री एंड द लेजिस्लेचर्स टू फॉलो इन इशूइंग ऑर्डर्स और मेकिंग लॉज। यहाँ पे लिबरल इंटेलेक्चुअल में लेजिस्लेचर का पार्ट आता है कि कैसे एक लेजिस्लेचर क्या होता है, डिफरेंट जैसे पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कहलाती है, लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर कहलाती है, ऐसी बॉडीज़ लेजिस्लेचर कहलाती हैं जो एक्चुअली प्लानिंग करती हैं, लॉ बनाती हैं, प्रोसीजर बनाती हैं, कंट्री के नॉर्म्स बनाती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। उनके अंतर्गत जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव ये थर्ड पार्ट जो है उसमें उनको रेकमेंड करता है। तो ये 3 तरह के पार्ट्स हैं DPSPs के। और अमेंडमेंट्स इसमें हुई थी, अमेंडमेंट्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया। ये लास्ट पार्ट है आज की प्रेजेंटेशन का, लास्ट स्लाइड है कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहाँ कहाँ हुई थी। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 31 में, उसके बाद आर्टिकल 45 में, उसके बाद आर्टिकल 48A में 3 तरह की जो है करंट अमेंडमेंट्स हुई थी। 31A क्या कह 31C क्या कह रहा है? इंसर्टेड इनटू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 seeks to upgrade the DPSPs. If laws are made to give effect to the directive principles over fundamental rights, they shall not be invalid on the grounds that they take away the fundamental rights। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन हो तो कोई भी इसको फेड आउट नहीं करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, ठीक है जी। ये अमेंडमेंट हुई थी 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, जहाँ पे इस आर्टिकल में ये जो है प्रावधान 31C में ये इंक्लूड किया गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या हुई थी? आर्टिकल 45 में, विच इंश्योर्स प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन was added by the 86th Amendment Act 2002, and Article 48A which ensures protection and improvement of environmental and safeguarding of forest and wildlife was added by the 42nd Amendment Act 1976। तो ये डायरेक्टिव स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट हुई थी। कौन कौन सी? 31C, ठीक है जी। आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट 25th हुई थी, आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट 86th हुई थी, और आर्टिकल 48A में अमेंडमेंट 42nd हुई थी। और किस किस के रिगार्डिंग हुई थी ये भी लिखा हुआ है, मैंने आपको बढ़ के बता दिया। अब ये लीगल लैंग्वेज है, एज इट इज़ ही आपको याद करना है कि इसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई थी, ठीक है जी। सो लास्ट में कंक्लूजन में हम यही कहते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द मॉरल परसेप्ट्स which an educative value and the stand for the ideals of the great nation. Dr. B.R. Ambedkar considered them as the powerful instrument for the transformation of the India from a political democracy into the economic democracy. The directives will help finding the perfect way to a bright future through balanced inclusion of both individual liberty as well as the public good. This instrument of instruction should be adopted with open arms to help transform India into a power to reckon with। तो कंक्लूजन यही है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आपने ये गाइडलाइंस जो हैं ये फॉलो करनी चाहिए, इंडियंस को भी, सिटीजन्स को भी, गवर्नमेंट्स को भी, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है फुलेस्ट और ऑप्टिमम जो है वो वेलफेयर हो सके सोसाइटी का एज अ होल, ठीक है जी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अभी के अभी लाइक का बटन दबाएं, ठीक है जी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को, ताकि हर
इंडिया के हर एक कोने में चैनल पहुंच सके, बिकॉज हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट एजुकेशन डिफरेंट जो है एग्ज़ाम्स की दे रहे हैं, यूजीसी नेट की दे रहे हैं, सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की क्लासेस भी साइमल्टेनियसली इसी चैनल पे चल रही हैं, यूजीसी नेट हिंदी की क्लासेस भी चल रही साइमल्टेनियसली। रोज़ के रोज़ 3 वीडियोज़ अपलोड होती हैं इस चैनल के ऊपर, डेली 3 वीडियोज़ अपलोड होती हैं इस चैनल के ऊपर। कौन कौन से? यूजीसी पेपर 1 की मैं अपलोड करती हूँ, यूजीसी पेपर 2 हिंदी की वो सेकंड फैकल्टी अपलोड करती है, और सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की थर्ड फैकल्टी जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो रोज़ के रोज़ अपलोड करती है। ठीक है जी। सो ये आपके लिए ही आपका चैनल है, आपके लिए ही है, और ये आपको ही फ्लरिश करना है। हमने अपना जो है ये इनिशिएटिव ले लिया है, इसको फ्लरिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रू इंडियन वो आपके हाथों में है, जितना इसको फ्लरिश कर सकते हैं, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर कोई इंडिया का हर कोई जो है स्टूडेंट इसको ले सकता है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी के ऊपर। ठीक है जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फुल फ्लेज ले सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है जी। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल एंड गिव योर लवली कमेंट्स एंड रिकमेंडेशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है, किसी वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन। और अभी जो इसका पार्ट 5 है, ठीक है जी, यही सीरीज़ का, कौन सी सीरीज़ का? पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 5 हम कल लॉन्च करेंगे। ठीक है जी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।